दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख पा रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार आपके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से कभी संस्कृति तो कभी भूगोल और आज क्रम है इतिहास का, तो इस तरह से अलग अलग हिस्से से आपके सामान्य ज्ञान की तैयारी कराने के लिए कुछ प्रश्नों का एक सेट लेकर आता हूँ और आपके साथ उन बातों पर डिस्कस करता हूँ। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से इतिहास के संबंध में कुछ बातें। कुछ 7, 8, 8, 10 प्रश्नों का एक सेट है, उसमें हम अलग अलग तथ्यों की बात करेंगे। प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन साथ साथ कुछ टर्म जो आते जाएंगे उन पर मैं छोटी छोटी आपको जानकारी देते रहूँगा, जिससे आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद मिले। बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन भूमकाल से संबंधित है? भूमकाल जो है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो काफ़ी प्रचलित है बस्तर के अंचल में विशेषकर। तो ये जो आंदोलन है ये बस्तर के अंचल से जुड़ा हुआ आंदोलन है। वर्ष 1910 इसका अगर मैं आपके उस समय की बात पूछे कभी, तो आप ये ध्यान रखिए, वर्ष 1910 का ये आंदोलन है। और इस पे 4 नाम आपको जो दिए गए हैं उनमें सही उत्तर अगर मैं आपको बताऊं तो सही उत्तर इसमें सुंदरलाल शर्मा आएगा, क्योंकि बाकी तीनों लोग किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। वैसे इस आंदोलन को लोग गुंडाधूर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में जो नेतृत्व करता है या जो कहें कि नायक की तरह थे, वो थे गुंडाधूर। क्योंकि एक अपने आप में छत्तीसगढ़ में अगर इतिहास की बात करें और इतिहास में आंदोलनों की बात करें तो गुंडाधूर का नाम बहुत चर्चे में आता है। ये एक्चुअल में गुंडाधूर है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो अब आप समझे कि ये कालेंद्र सिंह और रुद्र प्रताप कैसे इस भूमकाल से जुड़ते हैं। रुद्र प्रताप दरअसल उस समय राजा थे वहाँ के, और ये जो कालेंद्र सिंह हैं वो उनके दीवान हुआ करते थे। कालेंद्र सिंह से रुद्र प्रताप डरते भी थे, हालांकि वो उनके दीवान थे और डरते भी थे, क्योंकि ये रुद्र प्रताप के दीवान होने के बावजूद इनके मन में एक राजा बनने की लालसा बनी हुई थी, तो एक तरह से उनको भय था। और हुआ ये कि कालेंद्र सिंह ने ही एक तरह से ये विद्रोह कराया अंग्रेजों के खिलाफ, और राजा के खिलाफ एक तरह से गुंडाधूर को भड़काया। गुंडाधूर भड़काया क्या कहना चाहिए उसको, उसके नेतृत्व में कुछ युवाओं को संगठित किया। हालांकि यह आंदोलन बाद में अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा बड़ा आंदोलन बना और इसे भूमकाल के नाम से जाना गया। आगे चलें और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि मराठों की शासन पद्धति में परगने का प्रधान क्या कहलाता था? मराठों की जो शासन पद्धति थी छत्तीसगढ़ में, उसमें ये कुछ पद बताए हैं: बरार पांडे, पोतदार, बड़कर और कमाविसदार। तो ये जो अंतिम ऑप्शन है, लास्ट वाला कमाविसदार, ये परगने के प्रधान के रूप में जाना जाता था। परगना मतलब एक छोटा सा, आज के ज़माने में कह लें ज़िला कह लें, या एक बड़ा इलाका जिसको हम लोग परगना कहते थे, पर मराठों की शासन पद्धति में उसका मुखिया कमाविसदार कहलाता था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वैनसांग के यात्रा वृतांत में कौन सी जगह का उल्लेख मिलता है? कौन सा ऐसा जगह है जो वैनसांग के दौरान, यात्रा के दौरान, उसके अभिलेखों में ये उल्लेख पाया जाता है? स्थानों के नाम है रतनपुर, सिरपुर, बारसूर और रायपुर। तो आप ये जो 4 स्थान देख पा रहे हैं, उनमें से सिरपुर एक ऐसी जगह है जिसका उल्लेख वैनसांग अपनी यात्रा विवरण में करते हैं। और ये 618 के आसपास वैनसांग आया था यहाँ छत्तीसगढ़ की यात्रा में। जब वो पूरा भारत घूम रहा था उस दौरान 618 के आसपास वो छत्तीसगढ़ पहुँचा। और उस दौरान सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त, एक तो ये भी ध्यान रख लें कौन से वंश का उस समय शासन था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सोमवंश का शासन था और उस समय राजा थे महाशिवगुप्त। उस समय राजा थे महाशिवगुप्त। ये नाम आप याद रखें, ये सोमवंश याद रखें, 2-3 चीज़ें याद रखें। और ट्रेवल्स ऑफ इंडिया जो थॉमस वाटर्स की पुस्तक है, उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि वैनसांग सिरपुर के बारे में कभी बात करते हैं।
तो इस तरह से रतनपुर, बारसूर और रायपुर को हटाकर आप सिरपुर पे टिक लगाइए इस पे। अगला सवाल है, पट्टा मत दो, पट्टा मत लो, लगान पटाओ, यह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये आंदोलन हुआ था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, और बाकी 3 नाम आपको इस प्रश्न के लिए सही नहीं लगेंगे, बाकी नामों को आप काट दीजिए। और ये आंदोलन अगर सन की बात पूछा जाए तो ये 1930 की बात है, 1930 में ये आंदोलन हुआ था। और ज़मीन के मामले में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों का संघर्ष शुरू से रहा है, तो उन्हीं में से ये एक आंदोलन था, पट्टा मत लो। अगला सवाल है, 1947 में छत्तीसगढ़ किसके हिस्से में शामिल था? मतलब जब छत्तीसगढ़ भारत आज़ाद हुआ उस वक्त छत्तीसगढ़ किस हिस्से में आता था वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास सीपी बरार, उड़ीसा, भोपाल रियासत और मध्य भारत। सीपी बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस, और बरार एक अपने आप में कहना चाहिए जैसे आज स्टेट है उसी तरह से होता था। उड़ीसा अपने आप में स्टेट था, भोपाल रियासत थी और मध्य भारत का एक हिस्सा था। तो इसमें जो सही जवाब है वो सीपी बरार है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये आपका सही जवाब है। 1947 में छत्तीसगढ़ जो है वो सीपी बरार के हिस्से में आता था। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहता है 1876 में मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुड़िया विद्रोह अपने आप में छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के टाइम, उसमें से महत्वपूर्ण है ये। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? इसमें 4 नाम दिए हैं, झाड़ा सिरहा, भैरम देव, गोपीनाथ और मैकजॉर्ज। इसका जो सही जवाब है वो जवाब आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लें इसके मुड़िया विद्रोह की। ये 1876 का सन था, आप ये सन नोट कर लें। इसको 1876 का विद्रोह भी कहते हैं, कुछ किताबों में ये 1876 का विद्रोह के नाम से भी पढ़ने को मिल जाएगा। ये जो विद्रोह था मूल रूप से शोषण मूलक नीतियों के विरोध में था, और बस्तर के राजा जो भैरम देव थे उसको अंग्रेजों ने दिल्ली बुलाया। अब इसका विरोध हुआ आदिवासियों की तरफ से। आदिवासियों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको ये डर था या उनको अंदेशा था कि उनकी अनुपस्थिति में जब राजा जो है दिल्ली चले जाएंगे तो उनके अनुपस्थिति में उन पर अत्याचार किया जाएगा। और ऐसा सोचकर आदिवासियों ने राजा को जाने की अनुमति नहीं देकर उनको घेर लिया। स्थिति बिगड़ती देख कर के दीवान गोपीनाथ, तो ये गोपीनाथ जो हैं वो उस समय दीवान थे, तो ये दीवान गोपीनाथ ने गोली चलवा दी, और वापस राजा को बस्तर लौटना पड़ा। स्थिति बिगड़ गई, एक तरह से पूरे आदिवासी इस दीवान के खिलाफ हो गए और दीवान ने अपना दमन चक्र चालू कर दिया। और ये जो दमन चक्र था उसके विरोध में नेतृत्वकर्ता के रूप में ये झाड़ा सिरहा जो है सामने आए। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो ये हुआ, लेकिन कहानी जब शुरू हो गई है तो हम कहानी को ख़त्म भी कर लें। 2 मार्च 1876 को मुड़िया आदिवासियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में राजमहल का घेराव किया। तब राजा ने क्या किया? अंग्रेजों से मदद मांगी। राजा को अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ी, और अंग्रेजों ने क्या किया? उस समय मैकजॉर्ज को भेजा। मैकजॉर्ज वहाँ पहुँचे, स्थिति को देखा, और वो समझ गया कि मूल रूप से ये जो आदिवासी हैं वो राजा से नहीं दीवान से ज़्यादा नाराज़ हैं। तो राजा जो भैरम देव थे उसका कोई रोल उनको नज़र नहीं आया। उनको लगा कि आदिवासी जो हैं वो गोपीनाथ से ज़्यादा नाराज़ हैं बजाय राजा के। तो ये बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने इन दोनों के बीच, आदिवासी समूह और इनके बीच समझौता करवाया। तो मैकजॉर्ज का जो रोल है वो समझौता करवाने का रहा है, और जो झाड़ा सिरहा का रोल है वो नेतृत्व कर रहा है मुड़िया विद्रोह का। तो आप इस पूरे प्रश्न को कुछ इस तरह से समझिए, और सारे नाम अपने आप में कहाँ कहाँ किस किस तरह से उपयोग में लाए गए उनको भी समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न इस पर बहुत सारे बन सकते हैं और ये सारे चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे चलते हैं। बस्तर का प्रसिद्ध नारायण पाल मंदिर किस शैली में बना है? आपको ये बताना है बस्तर का जो मंदिर है नारायण पाल, ये कौन सी शैली में बना है?
मंदिरों की अपनी शैली है, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली और चालुक्य शैली। तो ये जो मंदिर है वो मूलतः चालुक्य शैली में बना हुआ मंदिर है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लें तो अच्छा होगा। ये चित्रकूट झरने के पास में है, और चित्रकूट झरने के पास में इस मंदिर में विष्णु जी का मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, और चालुक्य शैली में बना है। और इसको चिंदक राजवंश की रानी मुमुंद देवी ने बनवाया था। विष्णु जी की मूर्ति है, ये बात समझ लीजिए। नारायण पाल का मंदिर चालुक्य शैली में बना हुआ है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करने से फिर दिक्कत आती है आपको समझने में भी। एक अच्छा, महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न लेकर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। आपने पिछले 2 वीडियो में जो रिस्पांस दिया है और जो देखा है, लगातार जो व्यूज़ आ रहे हैं उसमें, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि आप इन वीडियो की ज़रूरत को समझ पा रहे हैं और उसमें लगातार अपना रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो इसी तरह से अगर व्यूज़ बढ़े और आप लोग का रिस्पांस मिलता रहा तो ये पूरी सीरीज़ मैं चलाऊँगा। इसके बाद अगर आप दूसरे भागों पर, चाहे वो गणित हो या फिर कंप्यूटर हो, उस पर भी अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकूल नामक संस्था के नियंत्रण में था? पंचकूल नाम की एक संस्था थी और इसके अंडर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ये कौन से टाइम में होता था? मराठा, कलचुरी, गंगवंश और छिंदक नागवंश, ये 4 ऑप्शन हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कलचुरी व्यवस्था थी उसमें स्थानीय प्रशासन के लिए गाँवों में और नगरों में 5 सदस्यीय एक समिति बनती थी। ये जो समिति बनती थी इसी को पंचकूल बोला जाता था। इसमें 5 मेंबर्स रहते थे। 5 मेंबर्स की एक समिति बनती थी जिसको पंचकूल कहते थे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम को चलाता था। वहाँ पे जो नगर में जो हेड होता था उसको पूर्व प्रधान कहते थे, और जो गांव में हेड होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उसको ग्रामकुट या फिर ग्राम भौमिक कहते थे। ये टर्म भी साथ में आप लोग याद रखें, क्योंकि एक प्रश्न में, बहुत सारे प्रश्न में आपको बताते चल रहा हूँ। प्रश्न एक होते हैं लेकिन उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं जो आपके काम आ सकते हैं वो मैं बताते चलता हूँ। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे पंचकूल में कितने सदस्य होते थे, ये अपने आप में प्रश्न हो सकता था। पंचकूल में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था, ये बोला जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो कलचुरी शासनकाल था, इसलिए आपका आंसर बी आएगा। लेकिन इसके साथ में जो एलाइड क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पर भी आप ध्यान देते चलें, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, और आज की इस वीडियो में हमने बात करी है छत्तीसगढ़ के इतिहास के कुछ तथ्यों की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नई तैयारी के लिए नई वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।